हेलो दोस्तों, मैं विविता भास्कर। आज आप लोगों को जो है तीसरा चैप्टर का दूसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हेडिंग है जो है ये है बौद्धकालीन प्रारंभिक शिक्षा। बौद्धकालीन प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं हम। बौद्धकालीन शिक्षा ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का ही परिवर्तित रूप था। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो कि पहला पॉइंट है हमारा। शिक्षा सार्वभौमिक थी। जाति तथा धर्म का कोई बंधन नहीं था। शिक्षा सार्वभौमिक थी मतलब शिक्षा सभी के लिए थी। इसमें जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं था, कोई बंधन नहीं था कि आप इस जात के हो, आप ही पढ़ सकते हो। ये सभी लोग पढ़ सकते थे बिना जात और धर्म के बंधन के। और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। इसमें कोई फीस वगैरह नहीं लगता था। फ्री में सभी बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती थी। अगला पॉइंट है, शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र संघ होता था। जैसे शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र अब विद्यालय है, तब शिक्षा व्यवस्था का बौद्धकालीन में शिक्षा व्यवस्था का केंद्र संघ होता था, जिसका प्रशासन एवं प्रबंधन योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति करता था। अगला पॉइंट है, शिक्षा को राजा का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन नियंत्रण नहीं था। राजा का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन नियंत्रण नहीं था। अगला पॉइंट है, शिक्षा का माध्यम जनभाषा था। शिक्षा का माध्यम जनभाषा था मतलब जो जनता में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो थी, उसी भाषा में जो है शिक्षा दी जाती थी सभी बच्चों को। शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। अगला पॉइंट है, शिक्षा में संस्कारों का महत्व था। और अगला पॉइंट, शिक्षा में शास्त्रीय विवाद होता था। तो अगला पॉइंट, अगली हेडिंग हम देखते हैं क्या है, वो है बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। बौद्धकालीन में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी देखते हैं। शिक्षा का प्रारंभ बच्चों की 6 या 8 वर्ष की अवस्था से होता था। 6 या 8 वर्ष की अवस्था से होता था। शिक्षा का मूल केंद्र मठ था। शिक्षा का मूल केंद्र मठ था, जिसमें प्रवेश से पहले का प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। मठ में प्रवेश करने से पहले बच्चे का प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। और अगला पॉइंट है, छात्रों को 6 माह तक सिद्धिरस्तु नामक बालपोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर होते थे। अगला पॉइंट है, इसको समाप्त करने के बाद बालक 5 क्रियाओं जैसे शब्द विद्या, शिल्प स्थान विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या तथा अध्यात्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करता था। अगला पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष तक चलती थी। इसके बाद 20 वर्ष में उपसंपदा संस्कार होता था। 20 वर्ष में उपसंपदा संस्कार होता था। अगला पॉइंट है, बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। मठ में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था। बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री को जो है शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहन मिला और स्त्री को मठ में भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था। आगे की शिक्षा देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी मध्यकालीन प्रारंभिक शिक्षा।
मध्यकालीन प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें, मध्यकालीन इस्लामी शिक्षा का आधार धर्म था। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी आदि ने मदरसों का निर्माण कराकर शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। अगला पॉइंट है, मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य इस्लाम धर्म एवं संस्कृत का प्रचार करना था। अगला क्या है, अगली हेडिंग क्या है हमारी, मध्यकालीन शिक्षा की विशेषता। मध्यकालीन शिक्षा की विशेषता क्या थी, देखते हैं इसमें। ये है, मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो कि पॉइंट वाइज में हमने लिखा है। देखते हैं। पहला पॉइंट है, शिक्षा मौखिक एवं व्यक्तिगत थी। शिक्षा मौखिक एवं व्यक्तिगत थी। वहीं अगला पॉइंट है, शिक्षा निःशुल्क थी। और अगला पॉइंट, शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी। अगला पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी। अगला पॉइंट, शिक्षण का कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। शिक्षण का कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। अगला पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा, जबकि माध्यमिक माध्यम अरबी। प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम जो था वो था अरबी भाषा हमारी। और वहीं उच्च स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होता था। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा में शिक्षा दी जाती थी प्रारंभिक शिक्षा में, और वहीं उच्च स्तर की क्लासों में फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है, शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। अगली हेडिंग हमारी, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। यहाँ पर हमने पढ़ा मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं मध्यकालीन शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। चलिए देखते हैं आगे। इसमें पॉइंट है, पहला पॉइंट है, इस्लाम धर्म में स्त्री शिक्षा व्यापक नहीं थी। स्त्री शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया था। इस्लाम धर्म में व्यापक नहीं थी। केवल शाही घराने एवं कुलीन वर्गों की बालिकाओं को शिक्षा की सुविधा मिलती थी। यहाँ पर केवल शाही घरानों एवं कुलीन वर्गों की बालिकाओं को शिक्षा की इजाजत थी। अगला पॉइंट है, मुस्लिम काल में शिक्षा को उत्पादक माना गया। मुस्लिम काल में शिक्षा को उत्पादक माना गया था। छात्रों को ललित, हस्तकला, चित्रकला, आभूषण, रथ बनाने का काम आदि को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, शिक्षा मकतब एवं मदरसे में संपन्न होती थी। शिक्षा जो थी वो मकतब एवं मदरसे में संपन्न होती थी, यानी कि शिक्षा मकतब और मदरसे में दी जाती थी। मकतब प्राथमिक शिक्षा वाले बच्चों के लिए मकतब में शिक्षा दी जाती थी, जबकि मदरसे में उच्च शिक्षा के संबद्ध थे। यानी कि उच्च शिक्षा जो दी जाती थी वो मदरसे में दी जाती थी, और जो प्राथमिक शिक्षा थी वो हमारी मकतब में दी जाती थी। अगला पॉइंट है, मकतब में प्रवेश की आयु। मकतब में प्रवेश की आयु जो थी वो थी 4 से 5 वर्ष के मध्य होती थी। यानी कि
जब मकतब में बच्चा प्रवेश लेता था तो वो 4 से 5 वर्ष के अंदर होती थी। इसमें प्रवेश से पहले बच्चों का बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था प्रवेश से पहले। अगला पॉइंट है, शिक्षा की भाषा अरबी थी। जो बच्चों के शिक्षा मकतब में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो भाषा कैसी थी शिक्षा देने की, वो थी अरबी। प्राथमिक शिक्षा मौखिक दी जाती थी। अब भाषा अरबी थी और शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी। आगे है आधुनिक कालीन प्रारंभिक शिक्षा। आधुनिक, ये हेडिंग है आधुनिक कालीन प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं। आधुनिक कालीन प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वतंत्रता के पूर्व प्राथमिक शिक्षा। स्वतंत्रता के पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं। पहला पॉइंट, सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल खोलकर भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ किया। और दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश शासन द्वारा सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा के लिए 1813 के अधिनियम में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए राशि निर्धारित की। अगला पॉइंट है, 1833 के अधिनियम में शिक्षा पर व्यय की गई राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। अगला पॉइंट है, आकलैंड का घोषणा पत्र 1839 के अनुसार संस्कृत एवं अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद शेष धनराशि अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च की जाएगी। अगला पॉइंट है, वर्ष 1854 का वुड का घोषणा पत्र। ये क्या कहते हैं देखते हैं। पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड का घोषणा पत्र जो था उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अनुसार शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के माध्यम से दी जाए। ये वुड के घोषणा पत्र जो लिखकर भेजे थे वो उनका कहना था कि शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के माध्यम से दी जाए। अगला पॉइंट है, हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग था। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग था। इसमें प्रमुख बातें जो हैं देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा व्यावहारिक हो, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो। शैक्षिक पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो। यह हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा का हंटर कमीशन के अनुसार था। अगला पॉइंट है, गोपाल कृष्ण गोखले 1911 में प्रस्तुत विधेयक को मुख्य बातें देखते हैं। क्या कहना था गोपाल कृष्ण गोखले का 1911 में? प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। कम आय वाले माता पिता के बच्चों से शुल्क न लिया जाए आदि। अगला पॉइंट है, हर्टांग समिति 1929 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। हर्टांग समिति के अनुसार 1929 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी बनाया जाए।
अगला पॉइंट है 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के अनुसार शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क हो, शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तथा शिक्षा का जीवन में संबंध हो। तो अगली हेडिंग हम देखते हैं क्या है हमारी, वो है स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभिक शिक्षा। स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसके अंतर्गत देखते हैं हम। पॉइंट है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शिक्षा के प्रावधान को शामिल किया गया है। अगला है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ या प्राप्त है। अगली हेडिंग है भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग के अंतर्गत देखते हैं पॉइंट। वर्ष 1964 में श्री दौलत सिंह कोठारी जी का क्या कहना है कि कोठारी जी की अध्यक्षता में गठित आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्न हैं। पहला है शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के 5 लक्ष्य अवश्य होने चाहिए, जो कि पहला है इसमें सामान्य वर्ष 10 वर्षीय हो। दूसरा है 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा और तीसरा है 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा और चौथा है 2 या 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा और पांचवा है 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। और वहीं पर अगला पॉइंट है शिक्षा का प्राथमिक स्तर ही मूल है, इसलिए इसमें गुणात्मक प्रगति का ध्यान रखा जाए। अगला पॉइंट है कोठारी आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार ने वर्ष 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की। अगला पॉइंट है नीति के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो, विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम हो। उसके आगे हमने लिखा है, ये अगली हेडिंग यहाँ पे लिखा है नई शिक्षा नीति 1986। नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत देखते हैं नई शिक्षा नीति की मुख्य बातें निम्न है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित हो, प्रारंभिक शिक्षा जो हो वो बाल केंद्रित हो। और दूसरा है प्रारंभिक स्तर पर गतिविधियां शिक्षा का आधार हो। और तीसरा पॉइंट है हमारा पर्यावरण संरक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो। और चौथा है छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल ना किया जाए। अगला है ग्रामीण जनजातीय पर्वतीय एवं पिछड़े इलाके के गरीब बच्चों के लिए निर्धारित विद्यालय खोले जाएं। अगली हेडिंग हमारी ये है भारत सरकार का कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992। कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 की मुख्य बातें निम्न हैं। देखते हैं आगे। पहला पॉइंट है नारी समानता के लिए शिक्षा और दूसरा पॉइंट है अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा। अगला पॉइंट है अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अगला पॉइंट है
दिव्यांगों की शिक्षा, अगला पॉइंट है प्रौढ़ एवं सतत प्रणाली शिक्षा, अगला पॉइंट है पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, अगला पॉइंट है प्रारंभिक माध्यमिक उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा, अगला पॉइंट है नवोदय विद्यालय। तो दोस्तों आज का चैप्टर और वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।